हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे सीजीएल प्री 2024 का सेट नंबर 13 सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है हमें, इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। देखिए हमें इसमें सबकी वैल्यूज पता है, कोट 30 की भी पता है, टेन 60 की भी पता है और साइन 60 की भी पता है। तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए सीधे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और वहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको। √3 प्लस कोट 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान होता है √3 बराबर 10 क्यूब 60। 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान होता है √3। इसका भी क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3√3 माइनस 2 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया पी 2√3, क्योंकि √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 बराबर यहाँ पर क्या है 3√3। और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या माइनस का √3। तो 3√3 में से माइनस का √3 कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2√3। और यहाँ पर देखिए 2√3 से 2√3 कट गया तो यहाँ पर पी बराबर क्या आ गया 1। यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 5 सब्जेक्ट्स में हमें एक छात्र के अंक दिए हुए हैं और हमसे पूछा इनका एवरेज क्या है। तो देखिए इसको शिफ्टिंग से एक तो देखिए आप इनको सबको ऐड करिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका तो वो है। या एक आप क्या कर सकते हैं कि इसमें मान लिया मैंने 90 को अगर मैं एवरेज मान लूँ कि मैंने एवरेज मान लिया यहाँ पर कितना 90, लेट एवरेज इक्वल्स टू 90। अब मैंने अगर 90 माना है तो जिससे 90 जिससे जितना कम है जिससे जितना ज़्यादा है मैं वो देखूंगा, और जो ओवरऑल कम या ज़्यादा है वो मैं 5 लोगों में बांट दूंगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो उसे 5 से डिवाइड कर दूंगा। इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। तो देखिए मैंने 90 माना है तो सोशल साइंस में 93, यानी कि +3 है, साइंस में +0, हिंदी में भी +0, इंग्लिश में +5 और मैथमेटिक्स में देखें तो -12। तो ओवरऑल में अगर देखूँ तो क्या आ रहा है 3 + 5 कितना 8 और -12, यानी कि -4 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने माना कितना था एवरेज, मैंने एवरेज माना था 90, लेकिन सम पे कितना डिफरेंस आ रहा है -4 का, तो वो एवरेज में से घटेगा, क्योंकि मैं ये तो 90 मेरा माना हुआ एवरेज है, लेकिन यदि मैं रियल में देखूँ तो वो सम पे -4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 90 में से -4 ये सम है। अब इसको एवरेज में बदलने के लिए 5 से डिवाइड करूंगा, यानी कि -4/5। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 90 माइनस 0.8, तो ये कितना आ जाएगा एंड में 2 आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 89.2%। तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं। अगला क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 हिस्सा पूरे पिज्जा से निकाल दिया जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप क्या है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पिज्जा कैसा होता है, पिज्जा एक सर्कल के जैसा ही तो होता है। इसमें से कह रहा है मैंने इसका 1/4 भाग काट दिया, यानी कि यदि मैं इस भाग को निकाल दूँ काट के तो बचेगा कैसा भाग, तो ऐसा भाग ही तो बचेगा पिज्जा का। ये जो मैंने भाग निकाला है काट के, इसको कह रहा है ये 1/4 भाग है, तो बचेगा कितना, ये जितना बचा है 3/4 भाग। अब क्या कह रहा है शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या है, जिस जिस हिस्से में मैं चल सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ भी चल सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या आ गई, ये आ गई परिधि कितने सर्कल की, 3/4 सर्कल की। यदि पूरा होता था पूरा सर्कल हो जाता, लेकिन सर्कल मेरे पास बचा कितना है 3/4, तो 3/4 सर्कल की तो परिधि होती क्या है 2πr। अब इसमें 2 जीरो हो रहा है जिसमें मैं चल सकता हूँ, एक तो ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ, ये क्या है r और r, तो यानी कि 2r और चल सकता हूँ मैं, तो +2r ये इसका पूरा परिमाप होगा। तो यहाँ पर देखिए 3/4 इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 दिया भी है हमें कि यूज करना है। r कितना है इसमें, r 21 +2 r कितना है 21। इसको सोल्व कर लीजिए 7 से 21, यहाँ पर देखिए 4 से 1 2 यहाँ गया और 1 2 से काट दूंगा 11 बार, 2 से मैंने 4 काट दिया 2 बार, 2 से 22 को काट दिया 11 बार, 11 तिया 33, 33 तिया 99, 99 + 21 दूनी 42, 9 2 11, 9 4 13 और 1 14, यानी कि 141 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक दुकानदार 250/5 किलोग्राम और 280/5 किलोग्राम मूल्य के 2 प्रकार के चावल को 7:8 के अनुपात में मिलाता है, परिणामी मिश्रण का निवल मूल्य ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सवाल को पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो दो तरीके के चावल ले रहा है और किस अनुपात में ले रहा है 7:8 में। पहला कितना है, पहला किस रेट पे 250/5, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब 50, और ये कितना है 280/5, 5 से 280 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 56।
अब हमसे पूछ रहा परिणामी मिश्रण का, इनको इस अनुपात में मिला दिया 7:8 में, तो जो मिश्रण आएगा वो बीच में आएगा, यानी कि यहाँ जो बीच में वैल्यू आएगी वो हमें बताना है। अब आप देखिए जो रेशियो यहाँ है ऊपर वही रेशियो नीचे आता है, तो ये रेशियो नीचे आएगा। और ये जो 50 और 56 का गैप है, कितना गैप है, 6 का गैप है, इस 6 को ही इस रेशियो में डिवाइड करना होता है, यानी कि 7 और 8 में, यानी कि 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 की वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 को 7 और 8 में डिवाइड करना है। यहाँ से 1 की वैल्यू 6/15, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5। अब यहाँ पे देखिए मैं 7 की निकाल लेता हूँ, 7 दूनी 14, यानी कि 14/5, तो ये कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, यानी कि 2.8। तो अब आप देखिए बीच में जो संख्या होती है एक से बड़ी और एक से छोटी होती है, यहाँ पर क्या है 56, तो बीच में जो भी आएगा वो 56 से छोटी संख्या आएगी, यानी कि 56 में से 2.8 घटाना पड़ेगा, तो 56 में से 2.8 घटाएंगे, यहाँ पर ही घटा देता हूँ मैं, यहाँ पर 0.2 एंड में 2 आएगा देखिए, और एक ही ऑप्शन में है 20, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 53.20, तो ये इसका निवल मूल्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि के लिए सूखे मेवे, चीनी और चावल की कुल संयुक्त बिक्री चाय, दालों और आटे की कुल संयुक्त बिक्री का कितना प्रतिशत है निकटतम पूर्णांक तक, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012, तो अगस्त और अक्टूबर यानी कि 3 महीने की बात कर रहा है, सितंबर अक्टूबर तक की अवधि के लिए सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स और चीनी और चावल की कुल बिक्री, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए इसकी कुल बिक्री कैसे पता चलेगी, बिक्री तो दी हुई है, तो ड्राई फ्रूट्स की बिक्री इन तीनों को ऐड कर लेंगे, शुगर की इन तीनों को, और राइस की इन तीनों को, और कुल बिक्री की बात कर रहा था इन तीनों की जो बिक्री आएगी उन तीनों को भी ऐड करेंगे, तो मैं एक साथ ही सबको ऐड कर लेता हूँ। 7 और 2 9, 5 14, 14 और 8 22, 22 2 24, 24 और 7 31, 31 और 2 33, 33 3 36, 36 और 7 43, 43 का 3 हासिल 4। यहाँ पर देखिए अब 4 और 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 4 27, 27 2 29, 29 और 2 31, 313। अब आगे क्या कह रहा है कि कुल संयुक्त बिक्री चाय, दालें और आटे, अब क्या क्या बचा है, चाय बच रही है, दाल बच रही है और आटा बचा, इन तीनों की कुल बिक्री, तो इन तीनों को भी ऐसे ऐड करना पड़ेगा, मैं सबको एक साथ ऐड कर लेता हूँ। 5 और 4 9, 9 5 14, 14 5 4 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 और 9 37, 37 का 7 हासिल 3, 3 और 2 5, 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 3 16, 16 और 4 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 और 4 32, यानी कि 327 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, यानी कि यू 313 327 का कितना प्रतिशत ये हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, 313 बटे 327 इंटू 100, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 327 से 313 इंटू 100 को डिवाइड करना है डायरेक्ट, तो देखिए लगभग कितनी बार जाएगा, ऑप्शन में भी देखिए आप 9 बार है सब स्टार्टिंग में, तो सीधा 9 बार ही जाएगा। 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29, यानी कितनी बार गया। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 11 में से 9 गया 2, 223, आगे की जीरो ताली ये अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 327 इंटू 6, 6 7 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हासिल 1, 6 18 और 1 19, कितनी बार जा रहा है 96, कितनी बार जा रहा है लगभग, ये मैंने सही घटाया, देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2, यहाँ पर इधर से हासिल लिया, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर 0, अब 6 बार 6 7 42 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हासिल 1, 6 18 19, यानी कितने बार जा रहा है 96 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 962, अब देखें यहाँ पर ऑप्शन या तो 96 है या 9 पॉइंट समथिंग, 5 से ज़्यादा भी आता तो 97 हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 96, ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसको हमें सोल्व करना है। देखिए क्या दिया हुआ है हमें 1/1 माइनस साइन प्लस 1/1 प्लस साइन बराबर 4, सेक को मैं बदल रहा हूँ 1 कोस में। अब यहाँ पर देखिए मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर यहाँ पर इसको ऐड करूंगा 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन बराबर क्या है 4 कोस। यहाँ पर देखिए साइन से साइन कट गया, ऊपर क्या बच गया 2, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, यहाँ पर 1 कोस से 1 कोस कट गया, तो कुल मिलाकर क्या आ गया
कोस थीटा बराबर आ गया 1/2 की। कोस थीटा मैंने ऊपर भेज दिया और 2 नीचे भेज दिया, तो कोस थीटा बराबर 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री। क्या आपको पूछ रहा है हमसे, कोट 60 प्लस कोसेक 60। कोट 60 कितना होगा 1/√3, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि होगा 2/√3। नीचे क्या आ गया √3, ऊपर 2 और 1 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर को एस के वोटों के 110% वोट मिले। आर को एस के वोटों के 110%, यानी कि एस को अगर 100 मिलने तो आर को कितने मिले 110, और वह एस को 770 वोटों से हरा देता है। एस को यहाँ कितने वोटों से हरा रहा है, देखिए आर को यदि 110 और एस को 100 मिले हैं, तो यानी कि आर को 10 ज़्यादा मिले, यानी कि वो 10 से हरा रहा है इसको, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है 770। यदि कोई अवैध वोट नहीं था तो डाले गए कुल वोट पूछा है हमसे, तो कुल वोट कितने पड़े हैं, आर को 110 और एस को 100, तो कितने टोटल वोट पड़े हैं 210। तो 210 निकालने के लिए इसमें 21 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 21 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 210 की वैल्यू हमारे पास सीधी आ जाएगी। 0 21 7 147 हासिल 14, 21 7 147, 7 और 4 11, यानी कि कितना आ रहा है 16140। कौन सा ऑप्शन है 21 7 147 का 7 16170, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, यदि डैश ये संख्या 6 का गुणज है जहां y एक अंक है तो y का न्यूनतम मान बताना है हमें। तो देखिए 6 का गुणज है, 6 में क्या क्या आता है 3 और 2, यानी कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी। 2 से कटने के लिए एंड का अंक देखना है हमें, एंड में क्या है 2, तो 2 से तो कट रही है। और 3 की डिविजिबिलिटी से इसका आंसर आ जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट 6 से कटना चाहिए, यानी कि जिस जिस संख्याओं का सम जैसे 3 से कटता जाएगा मैं उसको काटता जाऊंगा। देखिए 3 3 से कटता है, कट जाएगा। 2 और 1 मिला के 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 7 और 2 मिलाकर 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचा क्या y। y का न्यूनतम मान पूछा है, आप कहेंगे 3, लेकिन 0 अगर होगा तब भी तो कट जाएगा, क्योंकि 0 तो हर संख्या से कटती है। तो न्यूनतम मान पूछा है तो आंसर होगा 0। यदि 0 ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर होता 3, तो यहाँ पर आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2 0। अगला देखते हैं, एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए यदि वस्तु का सीपी 100 होता तो उस पर 250% का लाभ ले लेता वो, तो एसपी कितना होता है 250% का लाभ लेने का मतलब 350 में बेचता। अब ये हमसे लाभ पूछा है सीपी और एसपी का, सीपी कितनी है 100, एसपी 350, तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, क्या आ गया अनुपात 2:7, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इन समीकरणों को हमें सोल्व करना है। तो देखिए या तो आप तीनों समीकरणों को देखिए कुछ ना कुछ इक्वल करके काटेंगे या उससे बढ़ जाएगा ऑप्शन ही इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। यदि मैं ऑप्शन नंबर 1 खोलूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा -5 + 4 -8, तो यहाँ पर तो देखिए +1 आने का है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो है नहीं इसका आंसर। 2 को चेक करें, यदि हम x बराबर 1 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, y बराबर 1 रखा 4 और -8, 5 और 4 9 में से 8 गए, यहाँ पर 1 आ रहा है तो एक ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन एक बार ट्राई कर लेते हैं, x बराबर 1 रखा तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर -4 और यहाँ पर -8, तो इस यहाँ से भी 1 नहीं आने का, यानी कि ये भी नहीं है आंसर। ऑप्शन नंबर 3 भी करेगा। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं, x बराबर 1 रखा तो 5, y बराबर 1 रखा 4 और z बराबर -1 रखा तो ये हो जाएगा +8, तो यहाँ से भी 1 नहीं आने का, यानी कि एक ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रणव 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुका देता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिए जब वो दूसरे वर्ष, यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में, यदि जब वह दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि चुका रहा है तो उसी समय वो पहले वर्ष का भी ब्याज दे रहा है, यानी कि जब यहाँ पर ये रुपए दे रहा है इसमें वो ब्याज जो है वो नहीं दे रहा, बस इस धनराशि में से इतने रुपए वापस कर देता है। जो ब्याज है वो एक साथ ही देगा पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का दूसरे वर्ष में। तो देखिए कितने रुपए उधार लिए उन्होंने 623,305, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 10% की रेट है, तो 1 साल का इस पर ब्याज लग जाएगा। फिर क्या करेगा वो 1 साल के यहाँ पर कुछ ब्याज बन जाएगा। ब्याज बनने के बाद वो करेगा कि 16,390 रुपये वापस कर देगा। तो कितने रुपए बचेंगे अब दूसरे साल के लिए, इसमें से इसको घटा दूँ, 5 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 2 2, यानी कि 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 2 12 में 6 गया 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6। इतने रुपए बचे अब दूसरे वर्ष के लिए। अब रेट तो सेम है और दो वर्ष की बात हो रही है, यानी कि 1 साल पहले हो गया 1 साल, अब यहाँ पर भी 10% का वो है रेट, तो यहाँ पर भी ब्याज बनेगा और यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो
यहाँ पर जो भी वो धनराशि देगा, मतलब 2 साल खत्म होने के बाद जो धनराशि देगा उसमें ही पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो शामिल होगा। तो मैं दोनों वर्ष का ब्याज एक साथ निकाल लेता हूँ। देखिए पहले वर्ष 10% की दर से ब्याज लगा, दूसरे वर्ष इतने रुपये पे 10% की दर से ब्याज लगा। तो यहाँ से मैं 10% दोनों का कॉमन ले लेता हूँ और दोनों धनराशि को जोड़ के एक साथ उनका ब्याज निकाल लूँगा। तो पहले धनराशि कितनी थी, इतनी, और दूसरी बार में धनराशि थी इतनी। तो दोनों धनराशियों को मैं एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात है। तो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। 5 और 5 0, यहाँ पर 2, 3 और 9 12 का 2 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10 हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 और 6 12। यानी कि इस पर कितने परसेंट से, 10% से 10%, यानी कि इसका 1/10% का मतलब है 1/100। 0 से 0 कट गया, 10/100, यहाँ से 0 से 0 कट गया, कितना ब्याज बना 123022। अब दूसरे वर्ष राशि बची कितनी है, इतनी, और दोनों साल का ब्याज बन के आया कितना है, इतना। यानी कि दूसरे साल कितनी राशि देगा वो, दूसरे साल जो राशि देगा वो इतनी देगा 606915, इतनी तो है ही जो बच रही है। और दोनों साल का ब्याज कितना बना है 220321, इतना रुपये ब्याज बना। यानी कि इतनी जो भी इन दोनों को राशि को मिला के आएगा वो दूसरे साल इतनी राशि देकर अपना ऋण मुक्ता कर लेगा। कितनी राशि बन रही है देख लेते हैं। 5 और 2 7, 2 और 1 3 9, 6 और 3 9, 2 6 और 1 7, 729937, 729937, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। 70 मीटर त्रिज्या और इतने मीटर क्यूब आयतन वाली शंकुआकार जल की टंकी की ऊंचाई कितनी है। देखिए शंकुआकार टंकी की बात हो रही है तो शंकु कैसा होता है, ऐसा, और इसका आयतन की बात हो रही है, आयतन क्या होता है इसका 1/3 πr²h। कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 46200। यहाँ पर देखिए क्या क्या पता है मुझे, r पता है और h मुझे निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके डायरेक्ट h निकाल लूंगा मैं। देखिए 1/3, पाई कितना है 22/7, r कितना है 70 और स्क्वायर है यहाँ पर, तो 70 × 70 इंटू h मुझे निकालना है बराबर 46200। यहाँ पर देखिए ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0 कट जाएगी, ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा। 22 से इसको काट दो, 22 दूनी 44, 22 एकम 22। यहाँ पर देखिए अब 7 तिया 21, नीचे एक 3 बचा है, उधर एक 3 बचा है, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा 3 तिया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। ये हमें रेशियो बताना है। देखिए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बी को मैं सेम बना लेते हैं। यहाँ पर भी कितना है 8, यहाँ पर भी कितना है 5, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर 5 से। 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 10 8 80, कितना आ जाएगा रेशियो 3:4:8। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसको हमें सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले का सोल्व होगा, यानी कि 6 दूनी 12, 12 से 60 को भाग करेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 70 में से 5 गया, कितना बचेगा 65, यानी कि इतना जो ब्रैकेट है वो सोल्व करके कितना आया 5, वो 65। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, यहाँ पर 20 में से 10 गए 10 बचेगा, और यहाँ पर 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 65 + 1। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या सोल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ये का सोल्व होगा, यानी कि 3 और 2 5, 5 से 25 की मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 25 की मल्टीप्लाई होगी, 25 का 150। अब 150 से 60 को भाग लगाया जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि यहाँ कितना आ गया 4। अब जो यहाँ +4 आ गया, प्लस है ना, यहाँ पे +4 आ गया। अब आगे क्या है इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी इनकी, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम यहाँ पर देखिए 65 और 1 66 प्लस 6 चौक 24 प्लस 10। अब इसको देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पर प्लस है ना सब जगह, +2.4। इसको सबको देखिए ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 34, 34 इसमें ऐड करता हूँ, 6 और 4 10, 6 3 9 और 1 10, कितना आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, सो इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो संतरे और सेब के लिए व्यक्तालेख में संयुक्त केंद्र कौन। संतरे और सेब, संतरे कौन से हैं, संतरे और सेब, ऑरेंज एंड एप्पल, यानी कि एप्पल है 20% और ऑरेंज कितने हैं 30%। अब आप यदि देखिए पूरा कितना है 100%, यानी कि 100% बराबर कितना है एंगल 360। मुझसे पूछा है संतरे और सेब पर, संतरे कितने हैं 20%, सेब कितना है 30%, दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है 50%, यानी कि मुझे बताना है 50% पर कितना एंगल बनेगा। यदि 100% पर 360 है तो 50% पर कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना था। अगला देखते हैं।
एक नाव कुल 32 घंटे में 78 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है और वापस आ सकती है यदि कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा कर सकती है। देखिए 32 घंटे में 78 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएगी, तो प्रतिकूल में स्पीड क्या होती है x माइनस वाई प्लस, फिर 78 किलोमीटर जा रही है तो 78 किलोमीटर ही वापस आएगी और वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर कितने घंटे लग रहे हैं 32 घंटे। दूसरी बार क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कुल 9 घंटे लग रहे हैं, कब, जब 15 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल, यानी कि 15 किलोमीटर जा रही है x माइनस वाई से प्लस और 52 किलोमीटर जा रही है कितने से x प्लस वाई से, तो अब कितना समय लग रहा है 9 घंटे। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे टाइम क्या जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइम ही निकाला, यहाँ पर टोटल टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस 78 बटे स्पीड x माइनस वाई प्लस स्पीड आने की वो डिस्टेंस आने की 78 और स्पीड x प्लस वाई, तो यहाँ पर टोटल समय आ गया और उस टोटल समय को मैंने जो टोटल समय दिया उससे बराबर कर दिया, ऐसे ही मैंने नीचे करा है। अब आप यहाँ पर देखिए हम रिटर्न ट्रायल कर सकते हैं क्योंकि 52 और 78 ऐसी संख्याएं जो 13 से कटेंगी, तो यहाँ पर यदि मैं x प्लस वाई कितना मान लूँ 13, तो 13 चिंग कितना आ जाएगा यहाँ 78, यहाँ पर x प्लस वाई कितना मान लूँ 13, तो यहाँ पर 13 चौका 52, अब 52 है यहाँ पर कितना लाना होगा मुझे 5, तभी तो 5 और 4 मिलाकर 9 बनेगा। अब 5 लाने के लिए x माइनस वाई कितना होना चाहिए 3, यानी कि 3 पंजे 15 तभी आएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है, यदि मैं 3 रखूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 26 या 78 और 26 और 6 कितना आ जाएगा 32, यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई कितना है हमारा 13 और x माइनस वाई कितना 3। यहाँ से मुझसे क्या पूछा है, स्थिर जल में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, स्पीड डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्या होता है s इंटू टी, स्पीड मुझे निकालनी है स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब क्या है, पानी की गति यहाँ पर 0 है, सिर्फ नाव की गति से जाएगा, पानी की गति हमें यानी कि नाव की गति चाहिए, नाव की गति निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 13 प्लस 3 बटे 2 यानी कि 16 बटे 2 बराबर 8, x कितना आ गया 8, यानी कि स्पीड कितनी है हमारी 8 और टाइम कितना दे रखा 12 घंटे पूछा, यानी कि 12 अट्ठे 96, यानी कि 96 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, जहां ए बी बराबर 5 और ए बी बराबर 5 है। ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक देखिए एक है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और एक है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, इसका केंद्र है ए, इसका केंद्र है बी और ए बी बराबर दे रखा हमें 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 5। सी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त का केंद्र है जो उपरोक्त दोनों वृत्तों में से प्रत्येक को बाह्य रूप से स्पर्श करता है यदि ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ए सी बी बराबर 90 डिग्री दे रखा, तो मैं उस जो ट्राइंगल है उस सर्कल को कहाँ बनाऊंगा मैं यहाँ, जिससे कि मेरा ए सी बी 90 डिग्री बन सके। अब यहाँ पर देखिए ए सी बी कितना बन गया, यहाँ से ये बन गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कितना है 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, इसकी 1 है और पूरी लंबाई दे रखी है कितनी 5, यानी कि ये भी कितनी है 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसकी मैंने त्रिज्या मान लिया, इसकी मान लिया, ये कितना है 1। अब क्या पूछा मुझसे, आर का मान पूछा है। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनना है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरी लेंथ बननी है और 90 के सामने है, यानी कि कर्ण कितना है यहाँ पर 5 और एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो मैं उसको यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार हिट एंड ट्रायल करके कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिए 3 4 5 का मुझे ट्रिपलेट बनाना है, तो यहाँ पर यदि मैं इस वाली आर को 2 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया अब 2 और 2 4 और ये 2 और 1 3, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि आर कितना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसको हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर देखिए आप कितना है, x कितना है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इन दोनों को यदि मैं जोड़ कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है बराबर 0 आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या आ जाता है, वो आ जाता है x3xyz। आता कैसे, देखिए मैंने आपको पहले की क्लासों में भी एक फॉर्मूला बताया था कि कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy माइनस 3xy बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर इस फॉर्मूले के मैंने आपको 4 रूप बताए थे। अब यहाँ पर कुछ भी हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो वो सारी चीजें 0 हो जाएगी, यानी कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको मैं उठा के उधर ले जाऊंगा, किसके बराबर आ जाएगा 3xyz के। तो वही यहाँ पर काम हो रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो कितना आ रहा है 0। जब इन तीनों का सम 0 आ रहा है तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड
और z माइनस एक्स के बटे में कितना दे रखा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप इन इससे ये वाली चीज कट गई तो बचा कितना, सिर्फ 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई वाली एक जीवा द्वारा एक चाप काटा जाता है। छोटे भाग के चाप की लंबाई बतानी है हमें। देखिए एक सर्कल की बात हो रही है, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 7, और इसकी जीवा की लंबाई भी दे रखी है 7। तो मैंने यहाँ पर ये मान ली इसकी, देखिए इसकी रेडियस दे रखी है 7 और इसकी जो जीवा है वो भी दे रखी है 7। इससे हमें पता क्या चला कि एंगल पर कितने डिग्री का एंगल बनना है, 60 डिग्री का एंगल। हमसे पूछा छोटे भाग के चाप की लंबाई, चाप कौन से है, यानी कि इसकी लंबाई बतानी है। क्या होगी इसकी लंबाई, पूरे की बात करता है तो क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन ये कितने डिग्री का एंगल पर है, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर देख लेते हैं कितना बनेगा 360 में से, बस ये इसका आंसर होगा। यानी कि 1/6 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22/7। पाई हमें ऐसे रखना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है पाई। आर कितना है, आर है 7। तो देख लेते हैं इसको सोल्व करते हैं। 2 तिया 6 कितना आ गया, 7/3 वाई। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं। यदि क्रमिक छूट 10% 15% है तो छूट की एक समतुल्य कितनी होगी। तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 10 + 15 माइनस 10 इंटू 15/100 कितना हो गया 25 माइनस 1.5 यानी कि 0.5 23.5%। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइपों का प्रयोग किया जाता है और जब पाइप एक साथ काम करते हैं तो 20 मिनट में टैंक को भर देते हैं, यानी कि A + B एक साथ काम कर रहे हैं तो 20 मिनट ले रहे हैं। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेज है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेज है। इनमें से यदि मैं किसी एक को 2 मान लूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर A इसका कितना गुना हो गया 2.5 गुना, यही हमसे कह रहा है। तो शर्त के हिसाब से हमने यहाँ पर रेशियो बना लिया। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टैंक को भरता है तो तेज पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। ए और बी दोनों का हमें समय बता रखा है 20 मिनट और ए और बी की मुझे क्षमता बता रखी है 5 और 2। तो मैं यहाँ से टैंक की टोटल क्षमता देख सकता हूँ कितना होगी 20 इंटू 5 और 2 7। तेज पाइप से पूछ रहा है हमने, तेज पाइप की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 चौक 20 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या करा, वर्ष 2018-19 और 19-20 के बीच सभी कंपनियों के औसत बिक्री कारोबार में कितना अंतर है। वर्ष 18-19 और 19-20 के बीच सभी कंपनियों के औसत बिक्री कारोबार में कितना अंतर है। 18-19 और 19-20 की बात कर रहा है हमसे। वर्ष 2018-19 यानी कि ये वाला और 19-20 कौन सा, 19-20 है ये वाला के बीच सभी कंपनियों के औसत बिक्री कारोबार में कितना अंतर है। तो देख लेता हूँ मैं सभी में, पहले देख लेता हूँ मैं इनका वो है कितना टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए 18-19 की बात करता हूँ पहले। यहाँ पर कितना है 250 प्लस 350, ठीक है 250 प्लस 350। आगे कितना है, आगे है 275, आगे है 200, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 400। अब 19-20 की देखते हो, यहाँ पर कितना है 300, यहाँ पर 250, यहाँ पर 300, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 300 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 350। तो देखिए यहाँ पर या तो मैं सबको जोड़ लूँ जब डिफरेंस कर लूँ, या मैं यहीं पर डिफरेंस देख लूँ। ये कितना है +50, यहाँ पर -100, यहाँ पर +25, यहाँ पर +100 और यहाँ पर कितना है -50। ओवरऑल में देख लेता हूँ क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पर +100 से ये वाला -100 गया, यहाँ पर 50 से ये वाला 50 गया। ओवरऑल डिफरेंस कितने का आ रहा है 25 का। अब एवरेज पूछा है हमसे तो कितने वो है देख लेता हूँ मैं, कितने 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से में डिवाइड करना होगा। 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 करोड़ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेते और इन सबको ऐड कर लेते जब भी आप इनको घटा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सबको ऐड नहीं करा, मैंने यहाँ पर ऐसी डिफरेंस देख लिया, उससे थोड़ा टाइम मेरा बचा। आगे देखते हैं। त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। देखें ये वाला जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, और एक जब यदि यहाँ पर PQR और सिर्फ ये वाला लगा देता ABC, ये होता सिमिलर का साइन, यानी कि समरूप का। अब यहाँ पर AB = 6, B = 50, A = 70 डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यदि AB बराबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, AB कौन सी लेंथ है ये वाली, तो इसके
कॉन्ग्रुएंट इनके इसके करस्पॉन्ड कौन सी लेंथ होगी, पी क्यू, क्योंकि जिस सीक्वेंस में दिए हुए होते हैं उसी सीक्वेंस में इनकी लेंथ इनके एंगल इक्वल होते हैं। यदि एक त्रिभुज कैसे है कॉन्ग्रुएंट है तो लेंथ कौन सी होगी, पी क्यू बराबर 6 होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं पी क्यू में किस में 6 दिया हुआ है, क्यू आर 6 नहीं, क्यू आर 6 नहीं, क्यू पी 6, क्यू पी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो कट गए, 3 और 4 में से एक होगा। अब यहाँ पर देखिए यदि बी 50 दिया हुआ है, बी कौन सा बीच वाला एंगल, तो इसमें भी क्यू 50 होगा। और यहाँ पर ए 70 दिया हुआ है, ये कौन सा यहाँ पर पहला एंगल, तो यहाँ पर पी 70 होगा। और हमसे एंगल यहाँ पर कौन सा पूछा है देखिए यहाँ पर 3 में दे रखा है पी बराबर 60, पी कौन सा है पहला, यहाँ पर इसमें पहला कौन सा दिया हुआ है ए बराबर 70 दिया हुआ है, तो पी कितना होना था इसका 70, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आर बराबर कह रहा है 60, यानी कि यार इसका 30 एंगल है, इसका 30 एंगल के लिए मुझे इसका 30 एंगल देखना होगा, क्योंकि इसके मुझे 2 एंगल पता है, तो एक 50 है एक 70 है, तो तीसरा कितना होगा 60, ये भी तीनों का एंगल 180 होगा तीनों का सम, तो यहाँ पर इसका 60 आ गया तीसरा, तो इसका भी तीसरा कितना होगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, साइन 31 डिग्री बराबर अल्फा है तो कोट 59 डिग्री का मान हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री बराबर अल्फा बटे 1 है, यानी कि लंब बटे कर्ण, अल्फा 1 है तो कर्ण कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ क्या पूछा हमसे, कोट 59 डिग्री, तो कोट 59 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला एंगल, या तो आप इसको tan 31 डिग्री बना सकते हैं, कोट 59 से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कोट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है यहाँ पर देखिए, आधार होगा यहाँ पर अल्फा और आधार बटे लंब, लंब क्या होगा इसके सामने वाला, इसके सामने वाली लेंथ, इसके सामने वाली लेंथ कितनी है 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर रूट में, तो ये इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है देख लेता हूँ मैं, अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक कैफे में रमा ने अपने 7 मित्रों के लिए 250 रुपए में ड्रिंक्स खरीदी, उनमें से कुछ को कॉफी चाहिए थी जबकि अन्य को ब्लैक टी चाहिए थी। एक सामान्य कप कॉफी का मूल्य 40 रुपये था और एक सामान्य ब्लैक टी का मूल्य 30 रुपये था। तो देखिए कॉफी की बात हो रही है और टी की बात हो रही है। कॉफी का मूल्य कितना है एक कप का 40 रुपये, टी का कितना है 30 रुपये। उसने कितने कप चाय खरीदी हमसे पूछा, यानी कि टी के कितने कप खरीदे उसने हमसे पूछा है। और 7 मित्रों के टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा है 240। अब मैं आता हूँ ऑप्शन पर, ऑप्शन यदि मैं 5 ले लूँ, यानी कि टी के यदि मैं 5 वो खरीदवा लूँ से कप, तो 3 पंजे 150 रुपये यहाँ उठ गए, 240 में से 150 यहाँ उठ गए, तो बचे कितने 90, यानी कि 90 रुपये मुझे कॉफी से बनाने। क्या मैं कॉफी से बना सकता हूँ 90 रुपये? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि पूरे कप नहीं आएंगे, पॉइंटों में आएंगे, लेकिन कप मैं पूरे ही रहूंगा। आगे देखिए, क्या आपने कभी सुना है कि इतने पॉइंट कॉफी, इतने 4.5 कप कॉफी देते मुझे? नहीं, पूरा कप ही कॉफी आती है ना, तो इसलिए यहाँ पर कपों की संख्या पॉइंटों में नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 4। यदि मैं 4 ले लूँ तो यहाँ पर 4 कप लूंगा तो 3 चौक 12 इनके 120 रुपये बन जाएंगे। यहाँ से 240 में से 120 बन गए टी से, तो बचे कितने 120 बनाऊंगा मैं किससे, कॉफी से। कॉफी से 120 बनाऊंगा, यानी कि 4 या 12, यानी कि 3 कप यहाँ होने चाहिए। और 7 मित्र हैं तो टोटल कप भी कितना होंगे 7, 4 कप टी के और 3 कप कॉफी, यानी कि 3 और 4 7, टोटल कप कितना हो गए 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 5 इसका नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 ऑप्शन नंबर 4 6 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।